बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 8 अभिमन्यु। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जाबाजों की अद्भुत वीरता और साहस हमें नतमस्तक कर देता है और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान करता है। आइए कुछ करके सीखें। आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहोगे। 3 दिसंबर सन 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधला होती थी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेबर विमानों ने पाप बम गिराए थे। गिरजाघरों की बजती घंटियां करुण भरे गीत गा रही थी। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया। घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं पा रहे थे। भारतीय वायुसेना की कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। पेड़ की जड़ काट दो, पत्तों तो आप ही सूख जाएंगे। लेकिन ये जड़ें कहाँ, चोरों की ये माँ रहती कहाँ थी। क्या था जिसे बर्बाद करने से सारे कष्टों का एक साथ निवारण हो सकता था। उत्तर एक ही था, अटक। हर सैनिक का दिमाग राडार की बीमों की तरह अटक में जा अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिक के दिमाग में खटक सा गया था। लेकिन अटक को बर्बाद करने की बात तो दूर, वहां तक पहुंचना ही असंभव था। अटक की स्थिति एक शिशु की तरह पाकिस्तान के गर्भ में थी। अटक पहुंचने का अर्थ था 3 हवाई छातों से गुजरना। अटक के तेल शोधक कारखाने की सुरक्षा में लगी विमान भेदी तोपों को चकमा देना और तब कहीं अटक पर आक्रमण करना। अटक पर हमला करने के बाद भारत जिंदा लौट आना तो और भी असंभव था। वह एक नया चक्रव्यूह था जिसमें घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था, असंभव को संभव बनाना था। लेकिन कैसे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता खेल रही थी, उनकी आंखों में खौफ खेल रहा था। लाख खोज खबर के बाद भी उन्हें पाकिस्तान का आसमान ऊपर आने की इजाजत नहीं दे रहा था। राकेश अपने साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मसाल पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना है। कैनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखाने को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमले में और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर गिरिवाल और रमन बम गिराएंगे तथा एडम बम को धामी और ढींगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। राकेश चुप हो गया था, लेकिन आंखें अब भी बोलती लग रही थी, जैसे कह रही थी आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना होगा। बंधुओं, जाना और आना सब खुद सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा तो दूसरी में मौत। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु निपट अकेला होगा। अंतिम सांस तक, अंतिम आंस तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। मिशन मसाल पर जाने वाले किसी भी विमान चालक वीर ने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। सैनिक की सवाल करने की आदत ही नहीं होती। वह जानता है कि उसके सवालों का जवाब केवल वही दे सकता है जो रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। कागज अपने साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत मस्त हाथियों से खड़े बम वर्षक विमान उन 7 को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमानों पर सवार हुए थे और फिर राकेश के आदेश पर स्टार्ट हुए। विमानों के इंजनों के शोर ने इनका समूचा सोच डुबो लिया था। आसमान गुरजाने लगा था। राकेश मिशन का अगुआ था।
वह अपने साथों साथियों सहित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उड़ान भरने के लिए कोर्स निर्धारित करने में राकेश और साथियों ने सावधानी बरती थी। हवाई छाते के बीच संभावित रिक्त स्थानों को चुनते हुए नीची उड़ान भरने का निर्णय लिया गया था। दुश्मन का रडार नीची उड़ान पकड़ने में असमर्थ था। जमीन से कुल 30 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों की फुंगारियों को सहलाते भारतीय वायुवीर आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में चोरों की तरह चुपचाप घुसे इन 8 अभिमन्युओं को आसमान पर मूक बैठे सितारों ने देखा था। ना आसमान ने उन्हें आने से रोका था और ना ही हवा ने टोका था। इंटरकॉम पर राकेश की आवाज चटकी थी। आइडेंटिटी कार्ड, उसने आदेश दिया था। 8 विमान चालक मीलों में पसरे तेल शोधक कारखाने का विहंगम दृश्य देख रहे थे। रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर बने चित्र के अनुसार था। लेकिन एक और मुसीबत थी जो सुरसा के मुंह की तरह खुली पड़ी थी। पश्चिम की पहाड़ियों की ढलान पर लगी विमान भेदी तोपों के मात्र दर्शन से ही वायुवीरों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भारी बम वर्षक कैनबरा विमान को इन तोपों के लिए निशाना बनाना बहुत ही आसान काम था। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खुलने की देर थी कि सब करा धरा धराशायी हो जाता था। डिसूजा, यू डिस्ट्रॉय एंटी एयरक्राफ्ट गर्ल्स, राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था। धर्म एंड धीरज, यू टू गो इन फॉर रिफाइनरी। राकेश ने पूर्व योजना बदली थी। गैरी, यू टेक आयल वेल्स एंड धामी, यू गो इन फॉर एडम ब्लॉक। मैं गोदाम को अकेला बाद में उड़ाऊंगा। इस तैयारी में चंद पल लग गए थे। तब सभी विमान चालकों ने अपने अपने लक्ष्य को पहचाना था और उड़ान भरकर हमला करने की दिशा चुनी थी। काले बादलों की तरह उमड़ते 8 कैनबरा बम वर्षक अटक शहर पर तने आसमान पर गर्व से घूम रहे थे। पहला धड़ाका डिसूजा ने किया था। मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित्त कर दिया था। दूसरे ही सेकंड में धर्म और धीरज बाजों की तरह रिफाइनरी पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर नेपाम बम को निशाना साधकर मारा था। रिफाइनरी आग के गोले की तरह हवा में उछली थी और धू धू कर जल उठी थी। धर्म ने जलती आग में घी डाला था। गिरीवाल और रमन ने तेल के कुओं में रॉकेट मारे थे। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए थे। दामी और धींगड़ा ने एड ब्लॉक को उड़ा दिया था। हवा में अभी तक अटखेलिया करता राकेश अपने साथियों के किए इस कमाल को देख रहा था। सारा आसमान आग की लाल लाल लपटों से घिरा था। अब पूरी रिफाइनरी धू धू कर जल रही थी। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। लोग घरों से बाहर जा जाकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर। सही अवसर आया। देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम गिरा दिया। बम मारा था। लंका दहन के इस दृश्य को आसमान से देखते भारतीय वायुवीर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने पाकिस्तान के किए हवाई हमलों का उत्तर दे दिया था। आगे भारत पर होने वाले सभी संभावित हमलों की संभावनाएं समाप्त कर अब इन्होंने भारत की राह ली थी। अटक के तेल शोधक कारखानों के जलने की खबर पूरे पाकिस्तान में आग के लपटों की तरह फैली थी। चक्रव्यूह भेद कर जिंदा जलते 8 अभिमन्युओं का वध करने के लिए हर संभव हथियार हवा में तनाए थे। राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोल, एकजुट और एक बनी मुट्ठी बन भारत की ओर उड़ रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख और एक दूसरे का हित हर
किसी के दिमाग में था। जीवन था, मौत थी, आशा थी, तो निराशा भी मौजूद थी। एक पल जिंदा रहने का एहसास होता तो दूसरे ही पल मौत की आगोश में आ जाने का रोमांच भी होता। आठों की अलग अलग भय थे, अलग अलग मनोदशा थी, लेकिन इनकी दशा एक थी, क्योंकि देश एक था, धर्म एक था, जात एक थी। आठों अपने अपने विमानों की जॉयस्टिकों को मुट्ठियों में दबाए, नजर को विमान के आलों पर गड़ाए, दिशा और ऊंचाई को सही रखते हुए धुन बांधकर भारत की ओर उड़ते ही चले जा रहे थे। ओह गॉड! राकेश के मुंह से अनायास ही निकला था। उसका विमान कांपा था, दाईं ओर एक पलटी खाकर फिर सीधा हुआ और अब नीचे की ओर जा रहा था। राकेश के होश उड़ गए थे। धामी की विमान से भी धुआं निकलता दिखाई दिया। रमन के विमान का तो रडार ही उड़ गया था। चक्रव्यूह से बाहर इन 8 विमानियों को 18 महारथियों ने घेर लिया था। पाकिस्तानी सेवर विमान पूर्ण रोष के साथ इन पर चील को की तरह झपट पड़े थे। गिरिवाल की ओर बढ़ते सेवर को धींगड़ा ने धर पछाड़ा था। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अचूक निशाने का शिकार हुआ। वह सेवर विमान खंड खंड होकर जमीन पर गिरा था। सेवर अब सुरक्षित दूरी बनाते हुए लड़ रहे थे। देश की सीमा निरंतर समय पाती चली जा रही थी। मौत और जीवन की गलियारों से गुजरता हर पल इन 8 के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर से ले लिया था। पीछा करते इन सेवरों का मुकाबला जैसे नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। अर्जुन के आगोश में आ गए अभिमन्यु को अभयदान जैसा मिला था। हवाई पट्टी पर खड़े 8 घायल केनवरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास ने आंखें फाड़ कर इन अभिमन्युओं को देख रहा था। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने शत्रुओं का डट कर के मुकाबला करना चाहिए, और हमने सीखा कि हमें देश पर इन सैनिकों की तरह न्योछावर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।